Evening, students, my subscribers, my viewers, how are you all? I hope you all must be fine and must be waiting for my next video. So, here you are. Let's start today's topic, which is macronutrient deficiency. इससे पहले मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज़ के बारे में बताया। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज़ जिनकी शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है लेकिन एसेंशियल होते हैं और जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड भी नहीं हो पाते हैं, वो होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए मैक्रो होते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो एफिशिएंसी होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें वाटर भी इंक्लूड होता है। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होती है वो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है, PEM। इसे प्राइमरी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, मतलब सर्व प्राथमिक जो भारत में पोषण की समस्या होती है, सबसे पहली और प्राथमिक फर्स्ट नेशनल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, यानी कि सबसे पहली प्राथमिक की शुरुआत भारत में हुई। अप्लाइज टू अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स दैट इंक्लूड मैरस्मस, क्वाशियोरकर, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैरस्मस। मतलब इसमें प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में क्या आता है, मैरस्मस आता है, क्वाशियोरकर होता है, और क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस की जो कंबाइंड स्टेट्स होती हैं वो इस सब में इसी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। देन इस क्यों होती है, इसका कॉज क्या होता है? मेन क्योंकि जो फूड गैप होता है, जैसे कि कई लोग होते हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और अगर लंच करते हैं तो जो भी खाते हैं, जो भी फूड इंटेक करते हैं, जो भी फूड भोजन लेते हैं तो बहुत देर बाद लेते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेते हैं, और अपने माहौल के हिसाब से उनका इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से वो फूड लेते हैं। जैसे कि फास्ट में बहुत देर बाद फूड लेना, इस तरह से इसका ये मैलन्यूट्रिशन इसी वजह से होता है, फूड गैप की वजह से। सुबह नाश्ता ना करना, एक दिन में एक ही बार खाना खाना और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेना। अगर हमें जो फूड इनटेक करना होता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद थोड़ा थोड़ा फूड अगर हम लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। अगर एक ही टाइम में हम बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कर लेते हैं, कंज्यूम बहुत ज़्यादा फूड कर लेते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ स्टेटस गिर सकता है, कंडीशन डाउन हो सकती है। तो प्रीवैलेंस क्या होता है, मतलब कि किन में देखा जाता है ये, जो वो उन बच्चों में, मेनली बच्चों के लिए होता है जितने प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी भी, एनर्जी का मतलब कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है और ये चिल्ड्रन में ही देखा जाता है। अब ये PEM किस में होता है, ज़्यादा किस में पाया जाता है? वो बच्चे जो 6 महीने से 5 साल के बीच में होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खतरे की कंडीशन होती है, रिस्क में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करते हैं। और वो लड़के जिनका जो बर्थ के समय वेट बहुत कम होता है, ठीक है, आइडियल वेट नहीं होता। देन ये आप देख सकते हैं पिक्चर, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चे का, मतलब उसकी जो कहते हैं स्केलेटन, ऐसा लगता है कि स्केलेटन हमको दिख रहा है, ठीक है, और बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है। और एटियोलॉजी मतलब कॉजेज, साइंटिफिक कॉजेज एक तरह के इनके क्या होते हैं, जैसे पावर्टी, बहुत गरीबी, अज्ञानता, इग्नोरेंस, जिसको ज्ञान नहीं होता है कि कैसा भोजन करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, और लैक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की कमी, वही इग्नोरेंस, उन्हें पता नहीं होता, अज्ञानता होती है, और उन्हें ये भी नॉलेज नहीं होती कि फूड हमें इंटेक मतलब उसका हेल्थी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अनहाइजीनिक फूड जब करते हैं हम, हमारे हाथ बिना धोए खाना बना लेना, बिना धोए खाना खा लेना, ठीक है, तो हमारा अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, कस्टम्स, हमारे विश्वास, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, ठीक है, कुकिंग प्रैक्टिसेस, हमारे खाना बनाने का तरीका कैसा है,
और जो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती उनको भी एपेंडिक्स स्ट्रोक हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक वैज्ञानिक थे विलियम्स, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया क्वेश्चन को 1933 में। ठीक है, ये गलत हो गया है, 1933 है। ठीक है, और इसको वेट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन भी कहा जाता है। वेट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स की बात करें जो आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे ये है क्वेश्चन, फ्लैग साइन होता है, ग्रोथ फेलियर हो जाती है, आपके हेयर्स कंडीशन, एपैथी, इरिटेबिलिटी, हेयर चेंज हो जाता है, मसल वेस्टिंग, मसल मसल वेस्टिंग का मतलब होता है कि मसल लूज होना शुरू हो जाती है, डिपिगमेंटेशन, स्किन को जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाता है, एडिमा हो जाता है, इसी में डर्मेटोसिस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, लीवर की बीमारी भी हो जाती है, इसमें बहुत सारे, और स्मॉल इंटेस्टाइन की में एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, डायरिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, मतलब इसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन डिजीज़ हो सकती हैं। क्वेश्चन डिजीज़ का एक पिक्चर ये भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पेट बाहर की तरफ निकला होता है और अंदर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो स्किन पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया पिक्चर में, स्किन पिगमेंट चेंज हो जाता है, ग्रोथ फेलियर हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, इस तरह से स्किन पे डायरिया हो जाता है, गेन वेट, मतलब वेट गेन होना बंद हो जाता है। देन मैरिस्मस में ये कंडीशन होती है जैसे पीएम में होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है और फैट घटना शुरू हो जाता है, मसल वेस्टिंग यानी कि मसल्स में कमी आना शुरू हो जाता है, और जो चाइल्ड देखने से बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर लगता है, और उसके जो लिम्स होते हैं, ठीक है, लिम्स आप जानते हैं, वो स्किन के बाहर दिखाई देने लगते हैं, स्किन और बोन, उसकी मतलब जो लिम्स होते हैं अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स, वो बाहर दिखाई देने लगते हैं, और ये विटामिन डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्वेश्चन होता है, मैल नरिश चाइल्ड होता है, जिसमें दोनों ही तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, मतलब मैरिस्मस और क्वेश्चन से मिलती जुलती बीमारी होती है, इसीलिए इसको मैरिस्मिक, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको मैरिस्मिक क्वेश्चन कहते हैं। इसका भी प्रिवेंशन वही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना, फैमिली प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा जो अगर फैमिली में बच्चे होते हैं तो उनको स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनको अच्छा से पोषण नहीं मिल पाता, फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि अच्छे से फूड देना, ठीक है, मॉडिफाई करके। देन प्रोटीन डिफिशियंसी होती है एडिमा। एडिमा में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, तो जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका मतलब वाटर या कोई भी लिक्विड फॉर्म उसका शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है, इसी को कहते हैं जो और सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनके टिश्यू और कोशिकाओं सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उनमें वो फ्लूइड लिक्विड जमा होना शुरू हो जाता है, और इससे क्या होता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन क्या इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक की वजह से रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि सोडियम जब जमा होगा तो अपने आप सॉल्ट इंटेक बढ़ जाएगा, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, लीवर डिजीज़ हो जाती हैं, और उसके बाद फिर आते हैं, ये है फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा एक फैट डिफिशियंसी होती है, नहीं वसा की कमी से जो रोग होता है उसको फ्राइनोडर्मा कहते हैं। इसको टोड स्किन भी कहा जाता है। इसमें शरीर में इस तरह का छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, जैसा टोड स्किन होती है उसी तरह से ये दिखाई देता है। ठीक है, ये भी चिल्ड्रन में होता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बिल्कुल उनको पोषण नहीं मिलता। अफ्रीका और एशियाटिक देशों में ये देखा जाता है फ्राइनोडर्मा, और उनका डाइट अच्छी नहीं होती है, और उनका जो एज ग्रुप होता है 1 to 2 ईयर्स में ये देखा जाता है। इसको एक तरह का फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस भी कहते हैं। इसके कॉजेस की बात करें तो अगर जो मदर है, ठीक है, वो अल्कोहलिक है
और उस एंड्रोक्सिया नर्वोसा है, यानी कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है और मैल न्यूट्रिशन है मदर को, तो बच्चे को भी इस तरह के रोग हो जाते हैं। एक निकोलस साइंटिस्ट ने इस फ्लानोडर्मा टर्म को शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था 1933 में, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो अंडर नरिश्ड लेबरर्स होते हैं उनकी स्किन में ये इस तरह का अपीयरेंस देखा जाता है, जैसे कि टोड स्किन होती है उसी तरह से इस स्किन में ये मतलब उभार जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे महीन जैसे, तो उसी को फ्लानोडर्मा कहते हैं और टोड स्किन की तरह वो दिखाई देता है। तो अब यहीं पर मैं क्लास एंड करती हूँ, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, ये टॉपिक कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय। और हाँ, एक बात और, लाइव क्लास बहुत जल्दी होगी, लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।